नमस्कार। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसे हम लोग इनके लिए फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर अगर डिपेंड करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, दोज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of the particles present in the solution are known as colligative properties. Colligative properties को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है हमें, किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। These are the four type. The first type is the relative lowering in vapor pressure. Second type is the elevation of boiling point. Third type is the depression of freezing point, and fourth type is osmotic pressure. So these are the four colligative properties. Let the one relative lowering in वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में रिलेटिव मतलब कंपैरेटिवली कितना कम हो गया वेपर प्रेशर। जब भी हम लोग उसमें कौन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तब कितना वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सो दिस वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है सॉल्यूट, लाइक योर सॉल्ट, शुगर, दोज आर कंसिडर्ड एज ए नॉन वोलेटाइल, इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ अगर हम लोग अप्लाई करते हैं वहाँ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, तो लॉ हमारे पास क्या है, P1 इज इक्वल टू x1 P0 1। द लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज, अब कितना कम हो गया, देखो प्योर का हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, P01 होता है। सॉल्यूशन में जब वो चला गया तो उसका वेपर प्रेशर कितना माना है हम लोगों ने, P1। ये सॉल्यूशन का है और ये वाला किसका है, ये प्योर का है। ये प्योर सब्सटेंस के लिए है। अगर प्योर सब्सटेंस हमारे पास में है तो उसका वेपर प्रेशर हम लोगों ने कितना माना हुआ है, P01, और सॉल्यूशन में होगा तो कितना होगा, P1। तो कितना कम चला गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्योर वाले वेपर प्रेशर में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसको, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। सो P01 माइनस P1, और इस इक्वेशन को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, P1 की वैल्यू क्या होती है, देखो ऊपर वाले इक्वेशन से क्या हमारे पास, P1 इज इक्वल टू x1 P01। वैल्यू हम लोगों ने P1 की यहाँ पुट कर दी, इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, P1। P1 को हम लोग कॉमन लेंगे, P01 कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने से क्या बच जाएगा हमारे पास में, P01 1 माइनस x1। नाउ एज वी नो दैट x1 plus x2 is equals to 1, so by that formula we can say the chi2 is equals to 1 minus chi1। so 1 minus chi1, 1 minus chi1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 minus chi1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, chi2। so your del p1 is equals to chi2 P01। इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब इस इक्वेशन को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, देखो अब हमने क्या किया, जो P01 था इसको हम लोग LHS साइड में ले गए, LHS साइड में ले जाकर के इसको हमने डेल P1 के नीचे में लिख दिया। सो इक्वेशन क्या बना हमारा, डेल P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल्स टू P01 माइनस P1। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल P1। डेल P1 इज इक्वल्स टू P01 माइनस P1 और डिवाइडेड बाय P01 और इक्वल्स टू K2, equals to not the K2, chi2, that is equals to chi2। now by the above equation it is proved, that the relative lowering in the vapor pressure is equals to the mole fraction of solute। एग्जाम में बहुत बार इक्वेशन आता है, prove that the relative lowering in vapor pressure of a non volatile solute solution is equals to the mole fraction of solute। so by above equation derivation we can prove that। so chi2 हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, the moles of solute divided by total moles of solution, moles of solute divided by total moles of solution। अब देखो
जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, उनमें क्या होता है, जो सॉल्यूट का क्वांटिटी होता है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो N1 प्लस N2 को हम लोग कितना मान सकते हैं, दैट इज नियरली इक्वल टू द N1। हम लोग क्या कर सकते हैं, N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन दैट क्वांटिटी इज वेरी वेरी लो। सो इक्वेशन को हम लोग ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, N2 बाय N1। और N2 हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, and this one is the N1. N1 mean moles of solvent. So mole of the solvent is mass of solvent divided by the molar mass of solvent. So we can write this equation like this. From the above equation, knowing the all other quantities, the molar mass of the solute M2 can be calculated easily. अगर हमें बाकी सारी क्वांटिटीज का पता है तो हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास M2 इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं by this method, by this equation. Now we understand with the help of an example. Look, the vapor pressure of the water at 298 Kelvin is 17.535 mm of Hg. Calculate the vapor pressure of the water when 25 gram of the glucose is dissolved in 450 gram of water. Look how we calculate it. We arrange all this data that is present in our numerical problem in a tabular form. Component is, one component is the water, other component is the glucose. Glucose here is a solute and water is as a solvent because water is present in maximum amount. So vapor pressure of the water is already given in the numerical 17.535. Vapor pressure of the glucose is 0. Why 0? Because glucose is a non-volatile solute. Mass of water 450 gram. Mass of glucose 25 gram. Molar mass of water 18. Molar mass of the glucose 180. So number of the moles of water is 25 and the number of the moles of glucose is 0.139. By this formula, this is a formula for the relative lowering in vapor pressure. We put all our values in this equation. By putting all the values in this equation, we obtain that the value is a 0.0055. Again, we solve it by solution this one. Next step is this. Next one is this calculation. Next one, the value of the P1 is equals to 17.535 minus 0.096 and the value of the P1 is 17.442 mm of Hg. This one is the correct answer of this numerical. Now the next one is the elevation in boiling point. कि boiling point कितना बढ़ जाता है non volatile solute मिला देने से. First we know about the boiling point. Boiling point देखो हम लोग किसको बोलते हैं, एक टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या हो, हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट. The minimum temperature at which vapor pressure of liquid is equals to the atmospheric pressure is known as boiling point. For the example, boiling point of the water is 100 degree Celsius. 100 degree Celsius पर क्या होता है, जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. बार के फॉर्म में वो कितना होता है 1.013 बार और एटीएम के फॉर्म में हम लोग उसको कितना मानते हैं, दैट इज द 1 ATM. अब देखो कोई भी जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है. अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोगों को इंक्रीज करने के लिए उसे ज़्यादा हीट करना पड़ता है. ज़्यादा हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखो हम लोग एक लेते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. जैसे वाटर में हम लोगों ने क्या किया, सुक्रोज मिला दिया तो वाटर क्या होगा, अब उसका जो वेपर प्रेशर है वो 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन पर 1.013 बार से कम होगा. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस टेम्परेचर इज नॉट नाउ कंसिडर्ड एज ए बॉइलिंग पॉइंट. अब ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया है.
सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मुझे इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे और गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा, तब मेरा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। दैट टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज ए बॉइलिंग पॉइंट। तब क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देने से मेरा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। मेरा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ लेट हम लोग इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करके देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट हमने कंसिडर कर लिया, कितना है, T नॉट B। B मीन बॉइलिंग, T मीन टेम्परेचर, सो बॉइलिंग पॉइंट, TB मीन बॉइलिंग पॉइंट और नॉट मीन द प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमने कितना कंसिडर कर लिया है, दैट इज द TB। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज TB। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेट हो गया, कितना वो बढ़ गया, तो उसके लिए हम लोग कैसे फार्मूला निकालेंगे, हायर माइनस लोअर। सो फ्रॉम सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, सो डेल TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T नॉट B। अब देखिए जैसे कर्व है, अब कर्व में हम लोगों ने कर्व बना रखा है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है, वेपर प्रेशर ले लिया है। कर्व में हमारे पास दो हैं, एक तो है हमारे पास सॉल्वेंट और दूसरा हमारे पास कौन है, सॉल्यूशन। देखिए जिस टेम्परेचर पर क्या होगा, जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है कि हमारे जो सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सो दिस टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या होता है, देखो जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम हो गया। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जैसे कम हो गया तो हमें उसे और ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा, तभी जाके उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। सो दिस इज कंसिडर एज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया कंपेयर टू सॉल्वेंट, दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बहुत डाइल्यूट जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए क्या होता है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम लोग यहाँ से हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वल टू का साइन लाएंगे, उसकी जगह फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नॉन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, केल्विन केजी पर मोल। इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी पर। नाउ लुक मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ये फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। वी हैव दिस फार्मूला, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, जो फार्मूला था हमारे पास ऊपर में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था उस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास डेल टीबी का वैल्यू कितना होगा, डेल टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 बाई M2 इंटू W1। एम कहीं पे भी आ रहा है, 1 कहीं पे भी आ रहा है, तो 1 किसके लिए स्टैंड करता है हमारे पास, सॉल्वेंट के लिए, और 2 किसके लिए स्टैंड कर रहा है, फॉर सॉल्यूट। W2 का मीनिंग क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, W1 का मीनिंग क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सो योर M2 इज इक्वल्स टू, बाय दिस फार्मूला हम लोग M2 मोलर मास निकाल सकते हैं किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या। सो M2 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू W2 इंटू KB डिवाइडेड बाय डेल TB इंटू W1। Elevation in boiling point is determined by Landsberger method and Cottrell method. These are the practical method by we find out elevation of boiling point. अब देखिए इवोपरेशन और बॉइलिंग इन दोनों में डिफरेंस होता है, यहाँ पर बहुत डिफरेंस है। इवोपरेशन और बॉइलिंग दोनों को एक जैसा कंसिडर नहीं करना है। बॉइलिंग इज टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट, इवोपरेशन इज टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर इवोपरेशन होता रहेगा। बट बॉइलिंग कब होगी, बॉइलिंग होती बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग टेम्परेचर, दैट इज द बॉइलिंग। बॉइलिंग टेम्परेचर पर जो वेपराइज होगा हमारे पास वेपर्स बनेंगे, दैट इज नॉन एज द बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रोसेस इज नॉन एज द बॉइलिंग।
इवोपरेशन एवरी टेम्परेचर पे होता है। इवोपरेशन कहाँ से होता है? सरफेस पर से होता है। जो सरफेस है हमारे पास में, ये सरफेस है, यहाँ से हमारे पास इवोपरेशन होता रहेगा। जबकि बॉइलिंग में क्या होगा? बॉइलिंग में क्या होगा? सरफेस पे से हमारे पास लिक्विड वेपराइज होता रहेगा और अंदर उसके बबल्स बनते रहेंगे, बहुत सारे बबल्स अंदर में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड। Now we understand this one with the help of a numerical. The boiling point of the water at 750 mm of Hg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is added to be added in 500 gram of the water such that it boil at 100 डिग्री सेल्सियस? कि हमें इसमें कितना शुगर मिला दें कि हमारा जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना स्टार्ट कर दे। अभी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 99.63। और केबी, वाटर के लिए केबी का वैल्यू बता दिया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग उसको लिख देते हैं। वाटर का मास है 500 ग्राम, सुक्रोज का मास हमें फाइंड आउट करना है। मोलर मास वाटर का 18 ग्राम है और सुक्रोज का मास है हमारे पास 342 ग्राम। नाउ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हो गया? हमें 100 डिग्री सेल्सियस करना है और था कितना? 99.63। सो एलिवेशन इज द 0.37 Kelvin is the elevation. We know that this is the formula to find out the del TB. Del TB is equals to Kb into 1000 into W2 by M2 into W1. So by this formula, we put all the value in this formula and we got the answer that W2 is equals to 1.21.67 gram. This is the amount that is required to increase the boiling point up to the 100 degree Celsius of 500 gram water. So इतना हमें शुगर उसमें ऐड करना है जिससे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो। नाउ नेक्स्ट वन इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखो हमारे पास दो स्टेट होती है, एक लिक्विड स्टेट होता है, एक सॉलिड स्टेट होता है। द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid and solid state is same or equal is known as the freezing point. यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नॉन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। नाउ लुक इन दिस ग्राफ। ये ग्राफ देखिए, इसमें देखिए हमारे पास एक लाइन है, ये वाला है, ये सॉल्वेंट के लिए फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब क्या है? सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का ग्राफ है। ये वाला लाइन है हमारे पास में लिक्विड सॉल्वेंट के लिए और ये वाला लाइन है हमारे पास में सॉल्यूशन के लिए। ये हमारे पास टेम्परेचर है डेल टी नॉट एफ। टी मतलब टेम्परेचर, एफ मीन फ्रीजिंग, टी एफ मीन फ्रीजिंग पॉइंट, नॉट मीन फॉर द प्योर सॉल्वेंट। अब देखिए इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो रहा है कि ये दोनों लाइनें यहाँ आकर के मर्ज कर रही हैं। ये दोनों लाइन्स यहाँ आकर के मर्ज करती है। जब ये दोनों लाइन्स यहाँ आकर के मर्ज करती है तो इस पॉइंट पर इन दोनों स्टेट का क्या हो गया? वेपर प्रेशर सेम हो गया। वेपर प्रेशर सेम हो गया तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। इन द सेम वे द सॉल्यूशन वाला जो लाइन है हमारा, सॉल्यूशन वाला लाइन इस पॉइंट पर आकर के सॉलिड सॉल्वेंट के ग्राफ के साथ में मर्ज होता है। तो इस पॉइंट को हम लोग, इस पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर होगा, उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वो क्या है? कम हो गया है। किससे कम हो गया है? प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो गया है। कम हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉवरिंग और डिप्रेशन। इट इज नॉन एज लॉवरिंग और डिप्रेशन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूट मिला देने से क्या हो गया हमारे पास में? उसमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम चला गया। कम क्यों चला गया? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब इसको हम लोग फार्मूला ड्राइव करने का कोशिश करते हैं। इसके लिए लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज टी एफ। सो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? जो हमारा ज़्यादा है उसमें से हम लोग कम को लेस कर देंगे। सो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू
टी नॉट एफ माइनस टी एफ। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, उनके लिए क्या होता है कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, क्या आएगा हमारे पास में, कांस्टेंट आएगा के एफ। के एफ इज नॉन एज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ की यूनिट के बी की यूनिट के इक्वली होती है। के एफ इज इक्वल्स टू द वैल्यू यूनिट्स ऑफ द के एफ इज केल्विन केजी पर मोल। मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूले से हम लोग सॉल्यूशन की मोलैलिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब इस मोलैलिटी वाले फार्मूले को हम लोग हमारे इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। इस फार्मूले में जब हम लोग उसको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे वैल्यूज को, वी गॉट दीज वैल्यूज। बाय दिस वैल्यू वी कैन फाइंड आउट अवर डेल टी एफ, एंड बाय दिस फार्मूला वी फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट M2. So M2 is equals to Kf into W2 into 1000 by del Tf into W1. Depression in freezing point is determined by Beckman method and Rast-Kampfer method. ये दो मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड, जिनकी हेल्प से हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। So the next method is the value of the Kf and Kb depends on nature of solvent. Kf और Kb की वैल्यू क्या करती हैं, इस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। Kf या Kb की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग इस मेथड से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग Kf एंड Kb की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड में हमारे पास जो R है, R इज नॉन एज द गेज कांस्टेंट, M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, Tf फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, Tb बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, del fuse H mean enthalpy of the fusion, del vaporization H mean enthalpy of vaporization। enthalpy of vaporization को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में यूज करेंगे हम लोग। फ्यूजन को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तब हम लोग फ्यूजन को यूज करते हैं। फ्यूजन मीन सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में चेंज होना हमारे पास में। वेपोराइजेशन मीन हमारे पास क्या होगा, लिक्विड है किस में चेंज होगा, वेपर्स में चेंज होगा। फ्यूजन मीन सॉलिड कन्वर्ट इन लिक्विड, फ्यूज हो गया। Now with the help of example, with a numerical, we understand this one. 1 gram of non-volatile electrolyte solute dissolved in 50 gram of the benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of the solute. जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। हमारे पास मास कितना हो गया, बेंजीन का मास है 50 ग्राम, सॉल्यूट का मास है 1 ग्राम, मोलर मास बेंजीन का होता है 78, सॉल्यूट का हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास। हमारे पास देखिए कि डिप्रेशन कितना आ रहा है, हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी गिवन इन द न्यूमेरिकल 0.40 केल्विन। के एफ की वैल्यू भी न्यूमेरिकल में गिवन है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। सो M2 निकालने का हमारे पास फार्मूला है, M2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई डेल TF इंटू W1। ये सारी वैल्यू हम लोग ये फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 256 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, 256 ग्राम पर मोल। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बिफोर गोइंग देयर वी डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन में पार्टिकल्स मूव करते हैं। डिफ्यूजन जब होता है तो पार्टिकल्स हमारा मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं, हम लोगों के पास एक कप है, उस कप में हमने पानी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा इंक डाल दिया है। जब इनिशियली हम लोग इंक डालते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई होता है, बाकी के पोर्शन में पानी का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। थोड़ी देर बाद में क्या होता है, इंक अपना स्प्रेड होना स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे उस कप में फैलने लगेगी और थोड़ी देर बाद में क्या होगा, इंक पूरी तरह से उस कप में फैल जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक हमारे पास एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा हमारे पास में। सो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नॉन एज द डिफ्यूजन। और ये प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस,
ये सब में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में होता है। जैसे किसी ने परफ्यूम लगा रखा हो तो उस परफ्यूम की स्मेल हमें आती है, पास वाले घर में खाना बन रहा हो तो उस खाने की स्मेल हमारे तक पहुंचती है, दैट इज द डिफ्यूजन। हमने अगरबत्ती जलाई तो उसकी स्मेल भी हमारे तक आएगी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या होता है इसमें, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। एक होती है देखिए हमारे पास मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, वो सिलेक्टिवली कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करती है पास होने के लिए, बाकियों को रोक लेती है। अगर ऐसी कोई मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली पार्टिकल्स को पास होने देती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है हमारे यहाँ से क्या करने देती है, वो छोटे पार्टिकल्स को आउट होने देती है। जैसे कि वाटर लाइक पार्टिकल्स उससे पास हो सकते हैं, बट बड़े पार्टिकल्स वो उससे पास नहीं हो सकते। जैसे हम लोग चाय छानने के लिए छलनी को काम में लेते हैं तो वो जो लिक्विड होता है उसे तो पास होने देती है, लेकिन जो सॉलिड हमारे पास रह जाता है जैसे चाय पत्ती है, अदरक वगैरह हम लोगों ने उसमें डाली हुई है तो वो छलनी में ऊपर ही रह जाती है। तो वो छलनी हमारे किसकी तरह की काम कर रही है, दैट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो सिलेक्टिवली कुछ को पास होने दे रही है और कुछ को नहीं होने दे रही है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारे पास में बहुत सारी टाइप की होती हैं। एक तो बायोलॉजिकल होती है, यानी हम लोग उसको किसी एनिमल से ले सकते हैं या फिर हम लोग उसको बना सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकती है। जैसे गॉड ब्लैडर होता है, गॉड ब्लैडर क्या होता है, वो एक बायोलॉजिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस जो हमारे आरओ को लगा होता है घर में, उसमें हम लोग सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को यूज कर सकते हैं। So the spontaneous flow of the solvent molecule, spontaneous flow of the solvent molecule from lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. ऑस्मोसिस हम लोग किसको बोलेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होना चाहिए। और प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होगा अपने आप होने वाला, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है। So the spontaneous flow of solvent molecule from lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. The flow will continue till the equilibrium attend. फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाता। जैसे ही इक्विलिब्रियम हमारे पास बन गया, यानी दोनों साइड में कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, तो फ्लो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। Osmosis can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. This pressure that just stop the flow of the solvent is called osmotic pressure. अब देखिए ऑस्मोसिस को हम लोग रोक भी सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा। किस पर लगाना पड़ेगा, सॉल्यूशन की साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। अगर वो प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कितना, दैट इज डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, वी रिक्वायर मोर osmotic pressure. If concentration is low, we require less osmotic pressure. Now look, देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास में। हम लोगों ने क्या किया है, एक फनल लिया है, फनल के ऊपर एसपीएम लगा दिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने फनल पर लगा दिया, फनल को उल्टा कर दिया है और फनल में हम लोगों ने डाल दिया है एक शुगर का सॉल्यूशन बना करके, दैट इज द शुगर सिरप हम लोगों ने फनल में डाल दिया। अब इस फनल को हम लोगों ने एक वाटर वाले बीकर में डिप कर दिया है। इनिशियली हमारे पास क्या था, इनिशियली हमारे पास ये वाला लेवल था, इस लेवल को हम लोगों ने मार्क कर दिया, दिस इज द लेवल ए। थोड़ी देर में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर एंट्री करेंगे, अंदर एंट्री करेंगे तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और वाटर का लेवल इंक्रीज होकर कहाँ चला जाएगा, पोर्शन बी मार्क तक चला गया हमारा। थोड़ी देर बाद में ये प्रोसेस हमारा रुक जाएगा, यानी हम लोग देखेंगे कि बी से ऊपर हमारा अब वाटर नहीं जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम का स्टेज आ गया है, अंदर और बाहर दोनों साइड में क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास इक्वल हो गया है। या फिर एक हमारे पास देखो जो कॉलम बना है, नया कॉलम बन गया है, इस कॉलम की वजह से क्या हो गया है, एक प्रेशर आ रहा है। प्रेशर कहाँ लग रहा है, यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा है। इस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हमारे पास ऑटोमेटिकली रुक गया है। ये प्रोसेस रुक गया, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का फार्मूला क्या है, डिनोट करते हैं किससे, पाई से। पाई इज इक्वल्स टू एच रो जी। एच मतलब हाइट ऑफ कॉलम, ये हमारे पास जो हाइट आई है दैट इज द एच।
रो मीन डेंसिटी, जी मीन ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। सो पाई इज इक्वल्स टू एच रो जी, फिजिक्स में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा पाई इक्वल्स टू एच डी जी करके, या पाई इक्वल्स टू एच रो जी से हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए डायग्राम, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, दो कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं। इन ट्यूब के बीच में हमारे पास में क्या लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कंटेनर के एक साइड में है हमारे पास सॉल्वेंट, दूसरी साइड में कौन है, सॉल्यूशन। अब हम लोगों ने क्या होगा, अगर हमें ये मूवमेंट रोकना है वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट रोकने के लिए हमें यहाँ सॉल्यूशन की साइड में एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। उतना प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा कि वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट हमारे पास में रुक जाए। तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी हमने मान लिया कितना है, C, तो हम लोग उसको फार्मूले से कैसे लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू CRT। आई मीन ऑस्मोटिक प्रेशर, C मीन मोलरिटी, R मीन गेज कांस्टेंट, T मीन टेम्परेचर इन केल्विन। सो मोलरिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ द मोल्स बाय वॉल्यूम। सो फार्मूला द पाई इक्वल्स टू N2 बाई V इंटू RT। नंबर ऑफ द मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, मास इन ग्राम बाय मोलर मास। सो फार्मूला पाई इज इक्वल्स टू W2 बाय M2 इंटू RT बाय V। इस फार्मूले से हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द M2 इज इक्वल्स टू W2 इंटू RT बाय पाई बाय V। This method is used to determine the molar mass of the protein, polymers and other macromolecules। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब होता है जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, हार्मोन्स, दोज आर कंसिडर्ड एज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में एडवांटेज क्या है, एक तो ये रूम टेम्परेचर पर होता है, सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये है, एक तो रूम टेम्परेचर पर होता है, और जो भी हमारे पास में बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने का ये बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे उनका सॉल्युबिलिटी बहुत कम रहता है। लो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी बहुत कम रहेगा, हाई टेम्परेचर पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ऑस्मोटिक प्रोसेस हमारे पास में प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस का, ये रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। सो दिस इज द एडवांटेज। So best method out of these four is the osmotic pressure to find out molecular mass of a non-volatile solute. अब देखिए मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, अब दो सॉल्यूशन है, हम लोगों को कंपेयर करना है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई छोटा है या बड़ा है। किसी एक को देख करके हम लोग नहीं बता सकते कि दैट इज द स्मॉल और बिग, उसे हमें दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अब जैसे दो सॉल्यूशन है हमारे पास में और दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, सच सॉल्यूशंस आर नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब दो सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। एक का कॉन्सेंट्रेशन लो है, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है हमारे पास, और ये सॉल्यूशन है लो कॉन्सेंट्रेशन वाला। तो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, दैट इज नॉन एज द हाइपोटोनिक। और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। सो द वर्ड्स आइसोटोनिक, hypotonic and hypertonic we use when we compare two solutions, not the individual solution। हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे उनको कंपेयर करेंगे तब हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक मीन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक मीन लो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइपरटोनिक मीन हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर टू अदर। रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग देखिए
क्या कर सकते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमारे पास होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप नहीं होता है, इसको हमें फोर्सफुली करवाना होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट करेंगे थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे क्या होता है हमारे पास, हम लोग इस मेथड से सी वाटर को हमारा साफ करते हैं, उसको पीने लायक बनाते हैं। सी वाटर क्या होता है, एक सॉल्ट वाटर होता है। सॉल्ट वाटर को हम लोगों ने इस चैम्बर में डाल दिया है, हमारे पास यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है। बाहर से हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने से क्या होगा, जो हमारे पास प्योर H2O के पार्टिकल्स हैं, प्योर वाटर पार्टिकल्स हैं, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर के कहाँ आ जाएंगे, इस वाले चैम्बर में आ जाएंगे और हमें पीने के लिए फ्रेश वाटर मिल जाएगा। जो सॉल्ट्स प्रेजेंट थे सी वाटर में, लाइक sodium chloride, calcium chloride and other salts, those are remain in this chamber. This process is known as the reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस से हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर को डीसैलिनेशन करते हैं। द डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन का मतलब उसमें से सॉल्ट को बाहर निकाल देना, वाटर में से सॉल्ट को आउट कर देना। हम लोग हमारे घरों में भी जो यूज करते हैं, आरओ लगाते हैं, उस आरओ का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में हम लोग उसको बोलते हैं आरओ। वहां पर क्या होता है, हम लोग एक सेलुलोज एसीटेट का फिल्म होती है, उसको हम लोग एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। सेलुलोज एसीटेट की जो फिल्म है उसको एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किया जाता है। द डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, देखो ऑस्मोसिस कहाँ होता है, टेक्स प्लेस ओनली लिक्विड्स, जबकि डिफ्यूजन कहाँ होगा, सॉलिड लिक्विड गैस सब में होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इन द डिफ्यूजन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स बोथ मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स मूव करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हमारे पास पानी का कप है, उसमें हमने इंक डाल दिया, तो जहां इंक डाली है वहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और बाकी के पार्ट में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। अब दोनों पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साइड में मूव करेंगे, थोड़ी देर बाद में कॉन्सेंट्रेशन पूरे कप में सेम हो जाएगा, दैट इज द डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, इन द डिफ्यूजन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ पार्टिकल्स मूव। ऑस्मोसिस हमें किसके थ्रू होता है, एसपीएम के थ्रू होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हम लोग उसको वापस भी कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस और आरओ। डिफ्यूजन कैसा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसे हमें किसी की परफ्यूम की स्मेल आ गई, हम लोग ये चाहें कि हम लोग उसका परफ्यूम का स्मेल वापस कर दें, उसको रिटर्न कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑस्मोसिस को हम लोग रोक सकते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जैसे किसी का स्मेल हमें आ रहा है तो उसके स्मेल आने को हम लोग रोक नहीं सकते हैं किसी भी मेथड से, दैट इज द डिफ्यूजन। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। नाउ एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द पास्कल accepted by the solution prepared by the dissolving 1 gram of the polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 degree Celsius. So according to the problem, ATP mean according to problem. According to the problem, the volume of the water is 0.45 liter. Temperature is 310 Kelvin. Mass of the polymer 1 gram. Molar mass of the polymer is 185,000. So and the gas constant is 8.314 into 10 to the power 3 Pascal liter into Kelvin per mole. We have the formula. Formula is that pi is equals to W2 by M2 into RT by V. We put all these value in this formula. Then we got our answer is the 30.96 Pascal. This is the vapor pressure of this solution, 30.96 Pascal. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं जब भी हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल। जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मैग्नीट्यूड उतना हाई होगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स।
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज नहीं होते हैं। अगर वो आयनाइज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है आयनाइज होगा, ऑन दैट टाइम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस. It is directly proportional to the number of the moles of solute and directly proportional to the mole fraction of solute. For different solutions of same molar concentration, the magnitude of the colligative property is more for the solution which give more number of the particles. अगर concentration same है तो जिसके पार्टिकल, जिस सॉल्यूशन में पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड हाई होगा. For the different solution of the same concentration of the different non-electrolyte solute, the magnitude of the colligative property will be same for all. Concentration भी same है, number of particle भी same है, तो क्या होगा, उनका magnitude same होगा. For different molar concentration of the same solute, the magnitude of colligative property is more for the more concentrated solution. जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा उसके लिए क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड हाई होगा. फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट बट ऑफ द सेम परसेंट स्ट्रेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर फॉर द सॉल्यूट विद द लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट. For solutions of the different solute of the same percent strength, the magnitude of colligative property is more for the solute which give more number of the particle which can be known by the knowledge of molecular weight and its ionization behavior. So these are the some points to remember. So thank you for listening me. Thanks again.